नमस्कार साथियों, खोजराम मैथ्स अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र और मैं आपका स्वागत करता हूं आज के एक और सेशन में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं भैया डेली करंट अफेयर, जिस तरीके से हम रोज़ यहां पे अटेंड करते हैं हमारे सेशन को। तो आज है 20 जुलाई और 20 जुलाई कुछ खास खबरें लेके मैं आपके सामने यहाँ पर आ चुका हूँ। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहली खबर के साथ, जो कि बड़ी ही इंटरेस्टिंग खबर है और ये बात जान के आपको बहुत खुशी भी होने वाली है कि शिवाजी महाराज के वाघ नख को महाराष्ट्र में वापस लाया जा चुका है। तो इंडिया में बेसिकली वापस लाया जा चुका है। तो ये वाघ नख जो ये था, नीचे आप इमेज देख पा रहे हैं, क्या चीज़ है ये क्या था और इसके पीछे क्या हिस्ट्री थी, इसको समझते हैं। ये जो वाघ नख है इज अ वॉर टाइम वेपन यूज्ड बाय छत्रपति शिवाजी के द्वारा इसको यूज किया जाता था। छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा इसको यूज किया जाता था। इट वॉज ट्रांसपोर्टेड टू मुंबई फ्रॉम लंडन्स विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम। तो अब तक ये लंदन के विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम में रखा हुआ था और ये वाघ नख जो है ये शिवाजी महाराज ने इसका उपयोग किया था और बहुत ही फेमस किलिंग की थी इससे, टू किल अफजल खान इन 10th अक्टूबर 1659 को। एंड अफजल खान वॉज द जनरल ऑफ बीजापुर आदिल शाह एम्पायर। तो बिल्कुल जनरल को ही यहाँ पे उन्होंने, और मीटिंग ही करने गए थे, कोई युद्ध करने नहीं गए थे। ये हुआ ये था कि इनकी मीटिंग ही करने गए थे, ये मिलने गए थे और वहाँ पे कुछ कहा सुनी बहस हो गई और उससे पहले इनके हथियार सारे निकाल लिए गए, पर ये इनके पास रह गया था। ठीक है, वाघ नख जो है, तो इनके सारे हथियार निकाल लिए गए पर ये इनके पास रह गया था। पर बीच में कुछ कहा सुनी हो गई और कहा सुनी होने के बाद इनको आ गया गुस्सा और इसी वाघ नख पहना इन्होंने और खींच के इन्होंने अफजल खान जी को मार दिया वहीं पर। ठीक है, तो ये बहुत ही फेमस हो गया था उस इंसिडेंट्स के बाद और अभी तक ये वही है जो ये कहाँ पे था, लंदन के विक्टोरिया अल्बर्ट म्यूजियम में था। अब इसको वापस लाया जा चुका है। ठीक है बेटा, क्लियर। तो शिवाजी महाराज के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। शिवाजी महाराज वॉज बोर्न इन 19th of February 1630। तो 1630 19th of February को इनका जन्म हुआ था पुणे में, पुणे डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र की। ही फॉट द इम्पॉर्टेंट बैटल्स लाइक बैटल ऑफ प्रतापगढ़, बैटल ऑफ पवनखिंड, सैकिंग ऑफ सूरत, बैटल ऑफ पुरंदर, बैटल ऑफ सिन्हाबाद, बैटल ऑफ संगमनेर। ही टुक द टाइटल ऑफ छत्रपति एंड उसके अलावा शका कतरा, क्षत्रिय कुलवंता एंड हिंदवा धर्मोधारक। तो बेसिकली इन्होंने ये सारी टाइटल्स खुद को दिए। शिवाजी इस्टेब्लिश्ड द सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन विथ द काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर्स। और उनको 8 मिनिस्टर्स को बोला गया अष्टप्रधाना। क्या बोला गया? अष्टप्रधान बोला गया। एंड डिवाइडेड हिज किंगडम इन 4 प्रोविंसेस। तो वो पूरे किंगडम को 4 प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया गया था। ही अबॉलिशेस द जागीरदारी सिस्टम। तो जागीरदारी सिस्टम जो चलता था उसको उन्होंने अबॉलिश कर दिया था। ही अबॉलिशेस द जागीरदारी सिस्टम एंड इम्प्लीमेंटेड द रायोतवारी सिस्टम फॉर रेवेन्यू एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इनकी मृत्यु हुई थी 1680 के बीच में। 1680 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो 1630 में जन्म हुआ था, 1680 में इनकी मृत्यु हो गई थी। करीब 50 साल की इनकी उम्र थी जब इनकी मृत्यु हुई। आगे चलते हैं बेटा हमारी अगली खबर के ऊपर। ये क्या है देखो जरा, समझते हैं इसको। द फ्यूचर इज नाउ इज द थीम फॉर IMC 2024। JM सिंधिया ने बोला है ये। ठीक है, अब देखो, द थीम फॉर इंडिया मोबाइल कांग्रेस। ये IMC क्या है? IMC का फुल फॉर्म है इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024। ठीक है ना। द फ्यूचर इज नाउ, ये इसकी थीम है, इंडिया मोबाइल कांग्रेस। एक कह सकते हैं 2024 में एक इवेंट है जो जिसकी थीम क्या रखी गई है, द फ्यूचर इज नाउ वॉज अनवेल्ड बाय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया आपको पता है बीजेपी के नेता है और अभी बीजेपी रूल में है। तो इन्होंने यहाँ पर 19 जुलाई को यहाँ पर एक इवेंट लॉन्च किया है, इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024, जिसको बोला गया है द फ्यूचर इज नाउ। और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के बारे में बता दूं, ये मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड डेवलपमेंट के
इंचार्ज है कह सकते हैं हम लोग, मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन डेवलपमेंट, और ये इन्होंने इनॉग्रेट किया है 18 जुलाई को। द इवेंट एम इन शोकेस मोर देन 900 टेक्नोलॉजीज, यूज केसेस सिनेरियोज, host 100 plus sessions and talk by more than 600 speakers। अच्छा, यहाँ पर एक अवार्ड भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है टू डॉक्टर किरण कुमार कुची को, जो कि प्रोफेसर है आईआईटी हैदराबाद में, फॉर देयर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन टेलीकॉम टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट इन द मेंटरशिप। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा अगली खबर के ऊपर। अगली खबर क्या है? वॉन डर लेन री इलेक्टेड एज ईयू कमीशन प्रेसिडेंट। तो ईयू की नई प्रेसिडेंट नहीं है, री इलेक्ट करी गई है। ठीक है ना, तो ये बेसिकली अभी इलेक्शन हुआ ही था, लेकिन वापस से री इलेक्शन हुआ, और उसमें अब कौन जीत गई हैं? वॉन डर लेन। तो वॉन डर लेन इससे पहले भी ईयू की प्रेसिडेंट थी, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले ही यहाँ पे इलेक्शन हुआ, और इटली की जो जॉर्जिया मेलोनी है ये यहाँ पे जीत गई थी, और उसकी वजह से थोड़ी सी बहुत विरोध भी हुआ था यहाँ पे, उस वजह से वापस से री इलेक्शन हुआ, और वापस से वॉन डर लेन यहाँ पर जीत चुकी हैं। एंड जो ये जीते हैं ये इनका दूसरा टर्म होने वाला है, इससे पहले 5 साल भी यही प्रेसिडेंट थी। तो इनका पूरा नाम है उर्सुला वॉन डर लेन, वॉज री इलेक्टेड एज द सेकेंड 5 टर्म, मतलब दूसरा टर्म है इनका, एज यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट, ईयू का जो यूरोपियन कमीशन, ईयू कमीशन का प्रेसिडेंट का, और ये स्टार्ट हुआ है 18 जुलाई को, सिक्योरिंग मेजोरिटी वोट। तो इटलीज फार राइट प्रीमियर जॉर्जिया मेलोनी पार्टी वोटेड अगेंस्ट द वॉन्डरलैंड, तो इन्होंने अपोजिट में वोट किया था। तो ईयू के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। ईयू को स्टेब्लिश किया गया था भैया कहाँ पर? 1993 में 1 नवंबर को। कहाँ पर? नीदरलैंड्स में इसको स्थापित किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ बनाया गया? हेडक्वार्टर बनाया गया ब्रुसेल्स में। कहाँ पर? बेल्जियम में। बेल्जियम ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया। एज ऑफ जुलाई 2024 यूरोपियन यूनियन में करीब 27 मेंबर है, 27 कंट्रीज यूरोपियन यूनियन का पार्ट है आज की तारीख में। एंड अगर बात करें कि फाउंडिंग कंट्रीज कौन कौन सी थी इसकी, तो उसके बारे में बात कर सकते हैं। तो बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड्स, ये जो कंट्रीज का नाम आप देख पा रहे हैं, ये फाउंडिंग कंट्रीज थी ईयू के लिए, यूरोपियन यूनियन के लिए। क्लियर बात है बेटा? नेक्स्ट बात करें, एक तो छोटा सा बिल्कुल इसमें पोर्शन है, श्री कुरुम्ब ट्रस्ट विंस ग्लोबल CSR ESG अवार्ड 2024। अब ये कौन सा ट्रस्ट है उसके बारे में बात करते हैं। शोभा ग्रुप CRC CSR विंग श्री कुरुम्ब एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट हैज बीन ऑनर्ड एज द बेस्ट चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर इंडिया 2024। मिस्टर नागराजन S, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द प्रोजेक्ट शोभा लिमिटेड, रिसीव द अवार्ड इन बिहाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो सिंपल सी बात है, इसमें ज़्यादा कोई डिटेलिंग नहीं है। अगली बात पे बात करते हैं, विच इज़ द पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। क्या कहना चाह रहे हैं, इसका मतलब समझते हैं बेटा। तो देखिए क्या बोल रहा है, रिसेंटली हुआ क्या है, ठीक, रिसेंटली कंक्लूडेड जनरल इलेक्शन इन द यूनाइटेड किंगडम में हुए थे, तो ये देखा गया कि 40% ऑफ वुमेन रिप्रेजेंटेशन है वहाँ पर, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो हाउस ऑफ देखो, सबसे पहली बात तो यूके के पार्लियामेंट को क्या बोला जाता है? हाउस ऑफ कॉमन्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हाउस ऑफ कॉमन्स बोला जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, देखो, हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक है, हाईलाइट है। और उसमें भी 40% जो जनसंख्या है, लोग है, वो वुमेन्स है। ये बहुत ही अच्छी बात है। हाईलाइटिंग द सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस मेड बाय अदर कंट्रीज एनहेंसिंग द वुमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट, इंडियन वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन द पार्लियामेंट रिमेन्स वेल बिलो द ग्लोबल एवरेज ऑफ 20। अच्छा, ग्लोबल एवरेज कितना है? 25%। मतलब कि अगर 100 सीटें हैं, उनमें से 25 सीटें महिलाओं की होनी चाहिए, ये ग्लोबल है, ठीक है। और उसमें भी जो यूके का इलेक्शन हुआ है, उसमें 40 सीटें, 100 में से 40 जो महिलाओं की है। इंडिया में तो भाई बहुत ही कम है, इससे कितना कम है अभी देखते हैं। तो वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट, लोकसभा, परसेंटेज ऑफ वुमेन मेंबर रिजन फ्रॉम 5 to 10% 2004 से 13.6% इन करंट 18th लोकसभा, और राज्यसभा में है
13, तो लोकसभा में है 13%, होना कितना चाहिए? अच्छा, ग्लोबल कितना है? 25%। इंडिया का टारगेट कितना है? टारगेट बताता हूं तो फिर आप बोलोगे अरे इतना क्यों रख दिया। ठीक है, उससे पहले सुनो, अलग अलग कंट्रीज के बारे में बात करते हैं। तो देखो, जो 16th लोकसभा थी वो 14 से 19 तक थी, वहां पे 64 MPs थे लोकसभा में। 17th लोकसभा में कितना? 78 वुमेन MPs थी, जो कि ज्यादा थी ऑब्वियसली। अब वो 18वीं लोकसभा आ गई, जो कि 13.6% है, और इधर यहाँ पे 74 वुमेन्स हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, बात करें बाकी कंट्रीज की, तो यहाँ पे स्वीडन है जो कि टॉप पे है, जिसमें 46% महिलाएं हैं। ठीक है, 54% बिल्कुल पुरुष सदस्य है। यहाँ पे कोई कोटा लगाया गया? कोई कोटा नहीं है भाई, नेचुरली ही इतना है। ठीक है, साउथ अफ्रीका में 45% महिलाएं हैं, ऑस्ट्रेलिया में 38%, फ्रांस में 38%, जर्मनी में 35%, यूके में 40%, यूएस में 29%, पाकिस्तान में 16% और बांग्लादेश में 20%। देखो तब मतलब इस अगर रेटिंग को देखा जाए तो यहाँ से तो पाकिस्तान और बांग्लादेश भी हमसे आगे दिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इनका भी अगर परसेंटेज देखे तो ये हमसे ज़्यादा है। हमारा कितना है? 13.6%। तो इस तरफ वुमेन्स को ज़रूर प्रोत्साहन की आवश्यकता है, बिल्कुल। ठीक है, इसके लिए बनाया गया वुमेन रिजर्वेशन एक्ट 2023। तो अभी तक इसको पूरी तरीके से लागू नहीं किया गया है। लागू हो जाता तो आप कुछ अलग दृश्य देख रहे होते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन 106 अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 2023 में। इट रिजर्व्स 1/3 ऑफ ऑल द सीट्स ऑफ वुमेन इन लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली, इंक्लूडिंग दोज वर रिजर्व्ड इन द SC एंड ST। अब देखो क्या बोल रहे हैं कि भैया अगर 100 सीटें हैं तो उन 100 सीटों में से 1/3 मतलब 33% आपका क्या होना चाहिए? होना चाहिए किसमें? वुमेन्स के लिए अलॉट होना चाहिए। परंतु ये अभी तक पूर्ण रूप से नहीं लाया गया है, ये बात आप भली भांति जानते ही हैं। तो अगर 18वीं लोकसभा की बात करें तो 17वीं लोकसभा में 15% था, 18वीं लोकसभा में 13.6% है। ये डिफरेंस यहाँ पर आया है और ये चीज़ हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, और मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।